everyone, welcome to my channel Nursing Chance. So this is OBGYN Gynecological Series video number 5, and if you're new to my channel, please do subscribe it. Okay, in this video we'll study about the placenta and its various functions. So जो placenta होता है आपका, placenta usually on the basis of its shape and its layer, it's divided into various types. जो यूथेरियन मैमल्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के पास ही क्या होता है, प्लेसेंटा होता है. और जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो क्या है, वो डिस्कॉइड है. ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड बिकॉज ऑफ इट्स शेप. सो दिस इज अ डिस्कॉइड शेप प्लेसेंटा. एज यू कैन सी वी हैव वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेंटा यू कैन स्टडी ओवर हियर, but I'll be talking about the human placenta mainly. Now, on the basis of its layer, it's divided into hemochorion because it has direct contact with the maternal blood. So we have on the basis of layer, we have hemochorial placenta. And also the placenta which human possess is also a deciduate placenta. Why? Because it is shed during parturition. Parturition का मतलब क्या होता है, डिलीवरी. ठीक है, सो डेसिडुएट प्लेसेंटा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्लेसेंटा है वो आउट हो जाता है बॉडी से. ओके, प्लेसेंटा एट टर्म्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी. डायमीटर विल बी 15 to 20 सेंटीमीटर एंड इट्स थिकनेस विल बी 2.5 सेंटीमीटर एट द सेंटर, वेयर एज एट द पेरिफेरी इट विल बी 1 सेंटीमीटर. सो अगर ये एक प्लेसेंटा है तो जो सेंटर पोर्शन है यहाँ पे तो ये रहेगा थिक, दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, और अगर आप जैसे जैसे पेरिफेरीज के टुवर्ड्स जाओगे, ठीक है, यानी ये जो साइड पोर्शन है ये कैसा रहेगा आपका 1 सेंटीमीटर, ये कैसा रहेगा, थिन रहेगा कंपैरेटिवली टू सेंटर. ओके, वेट की बात करूँ मैं तो वेट जो होता है प्लेसेंटा का दैट इज़ 500 ग्राम्स, दैट इज़ 1/6 ऑफ द बेबी. तो अगर रेशो की बात की जाए विद रिस्पेक्ट ऑफ बेबी तो प्लेसेंटा इज़ 1:6. प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम, वेयर एज बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है दैट इज़ 3 kg एट टर्म. तो ये सारी बातें जो हो रही हैं वो एट टर्म की हो रही है. एट टर्म का मतलब क्या है, 37 वीक्स. ओके, एंड यूटराइन ऑक्यूपेंसी जो आपका प्लेसेंटा होता है उसकी यूटराइन ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, दैट इज़ 30%. एट टर्म इट कवर्स 30% ऑफ द यूटरस. ओके, नाउ प्लेसेंटा की 2 सर्फेसेस होते हैं, वन इज़ मैटरनल, वन इज़ फीटल सर्फेस. ओके, सो जो मैटरनल सर्फेस होता है दैट इज़ द आउटर वन विच इज़ ऑल्सो नोन एज कोरियन. सो दिस इज़ योर मैटरनल सर्फेस. And the maternal surface, it is rough. Okay, as you can see over here, it's spongy in nature, it's dull, and it has various cotyledons or lobes, as you can see. तो ये जो आप देख रहे हो ये सब portions, they all are what, they are cotyledons, and they are 16 to 20 in numbers. Okay, and in this area we have some grayish spots जो आप यहाँ पे देख सकते हो, some gray spots. ठीक है, ये जो ग्रे स्पॉट्स हैं दे आर व्हाट, दे आर द कैल्शियम डिपॉजिट्स. दे आर व्हाट, दे आर द कैल्शियम डिपॉजिट्स. ओके, नाउ अब हम बात करते हैं फीटल की. फीटल इज़ 4/5 ऑफ द प्लेसेंटा. मैटरनल 1/5 था, वेयर एज जो फीटल है दैट इज़ 4/5. तो जो फीटल होता है दैट इज़ इनर पोर्शन. ओके, दिस एरिया. सो दिस इज़ इनर पोर्शन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमनियन एंड इट पील्स ऑफ. ये क्या होता है, ये पील ऑफ होता है. ये जो आप देख रहे हो लेयर्स, सो ये पील ऑफ हो जाती हैं. ठीक है, ये जो लेयर्स हैं, एंड ये पील ऑफ कहाँ से नहीं होती, कॉर्ड इंसर्शन साइड से नहीं होती. ठीक है, एंड इट इज स्मूदी एंड शाइनी एज कम्पेयर टू मैटरनल वन. तो आप ये देख सकते हो ये स्मूथ है और ये शाइनी है, वेयर एज ये कैसा है, ये डल है एंड बहुत ज़्यादा रफ है. ओके, जो फीटल पोर्शन है यहाँ से कॉर्ड अटैच करती है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉर्ड अटैचमेंट है वो फीटल सरफेस से है रादर दैन मैटरनल. तो फीटल सरफेस से कॉर्ड आपकी अटैच होती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मैटरनल एंड फीटल. इसको याद करने के लिए हमारे पास एक निमोनिक्स है. फॉर मैटरनल वी हैव CONM. C स्टैंड फॉर कोरियन, O स्टैंड्स फॉर आउटर, वेयर एज M स्टैंड फॉर मैटरनल. ठीक है, और फीटस ये जो एमनियन लेयर है इसके लिए क्या है हमारे पास निमोनिक A स्टैंड्स फॉर एमनियन, F stands for fetal and I stands for inner. So ये mnemonic आप याद करके कंफ्यूज होने से बच सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम. ओके, जो मैं बात करूँ अभी इसकी कोटाइलिडेंस की. सो एक कोटाइलिडेंस जो होता है आपका मैटरनल सरफेस पे, उस एक कोटाइलिडन के पास होती है 3 to 4 स्टेम विलाइज. ठीक है, 3 to 4 स्टेम विलाइज. और ये जो कोटाइलिडेंस है इनका दूसरा नाम होता है प्लेसेंटोम, और यही होती है आपकी क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ द प्लेसेंटा. सो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे अराइज हो सकता है. ओके, अब आपके सामने ये एक पिक्चर है. दिस इज़ योर मैटरनल एरिया, दिस इज़ योर अम्बिलिकल कोड
एंड दिस इज़ योर विलाई सिस्टम, दिस होल सिस्टम इज़ योर विलाई सिस्टम, ठीक है। नाउ ये आप देख सकते हो डेसिडुआ बेसिलस, दैट मीन्स जो आपका डेसिडुआ लेयर बनता है एंडोमेट्रियम जिसको बोला जाता है, जब प्रेगनेंसी में उसको हम क्या कह देते हैं, डेसिडुआ बोल देते हैं। सो ये जो लेयर है ये, और यहाँ से आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड, इन दोनों के बीच में एक चैनल बनता है जिसको बोलते हैं इंटरविलाई सिस्टम, दैट इज़ नोन एज इंटरविलाई सिस्टम। ये सिस्टम क्या है करता है, ये एक प्लेसेंटल बैरियर की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से मैटरनल और फीटल ब्लड क्या है, कम्युनिकेट नहीं हो पाता, बट एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। सो ये ही एक ऐसा सिस्टम है, ये ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है, बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ये प्लेसेंटा है इसको कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस कर जाता है। तो आपके पास कितने इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, 5, G, A, M, E and D, immunoglobulin A, immunoglobulin G, immunoglobulin M, immunoglobulin E and immunoglobulin D. So जो इनमें से G वाला है that crosses the placenta by what? By phagocytosis, by Hofbauer cells. Okay, next, placental blood circulation. तो जो प्लेसेंटा है उसकी ब्लड सर्कुलेशन कैसी होती है। सो प्लेसेंटा क्या है, एक यूनिक वास्कुलर ऑर्गन है दैट रिसीव्स ब्लड सप्लाइज फ्रॉम मैटरनल एंड फीटल सिस्टम्स, ठीक है। माँ से और बच्चे दोनों से ये क्या करता है, ब्लड रिसीव करता है। एंड इट हैज़ 2 सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ब्लड। सो वन इज़ अ मैटरनल प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन जिसको हम क्या देते हैं, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, वेयर एज फीटल प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं फीटो प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन, यानी मदर और प्लेसेंटा के बीच का सर्कुलेशन और बेबी और प्लेसेंटा के बीच का सर्कुलेशन, ये दोनों सर्कुलेशन बना के क्या होता है, प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब जो यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन है दैट मीन्स जो मदर और प्लेसेंटा के बीच का सर्कुलेशन है वो कैसे होता है। सो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, स्पायरल आर्टरीज होती है बहुत सारी, ठीक है। जो मॉम का ब्लड है, मदर से जो ब्लड है वो फ्लो करता है इंटरविलाई स्पेस थ्रू दीज स्पायरल आर्टरीज। सो ये बहुत सारी स्पायरल आर्टरीज क्या है, ये ब्लड लेके आती हैं, ये आप देख सकते हो, ये एक स्पायरल आर्टरी है, ये स्पायरल आर्टरी, ये स्पायरल आर्टरी, ठीक है। सो ये मैटरनल ब्लड को लेके आएगी और ये जो ब्लड है ये कहाँ पे जाएगा, ये जो टर्मिनल ऑफ इंटरविलाइज है यहाँ पे रन करेगा। सो ये आप देख सकते हो, ये आपका मैटरनल ब्लड है। सो इन टर्मिनल विलाइज के आसपास ये ब्लड रन करेगा और यहाँ से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। सो एक्सचेंज होने लग जाएगा किसका, न्यूट्रिएंट्स का एंड ऑक्सीजन का। ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, ऑक्सीजन वाला ब्लड तो मिल गया, अब इंटरविलाइज स्पेस में चला गया। अब ये वेन्स भी होंगी इनके पास, स्पायरल आर्टरी से स्पायरल वेन्स भी होंगी। अब ये स्पायरल वेन्स क्या करेंगी, तो जो फीटल साइड से जो भी ब्लड आ रहा होगा, ठीक है, डीऑक्सी वाला ब्लड, तो जो फीटल साइड से डीऑक्सी वाला ब्लड यहाँ पे प्रेजेंट होगा इन विलाई स्पेसेस के अंदर, वो क्या हो जाएगा, उनको जो आपकी यूट्राइन वेन्स है वो कैप्चर कर लेंगी। सो जो इनफ्लोइंग मैटरनल आर्टियल ब्लड है दैट पुशेस द डीऑक्सी ब्लड इनटू एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एंडोमेट्रियम में चला जाएगा, फिर यूट्राइन वेन में चला जाएगा और उसके बाद क्या है, मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, स्पायरल आर्टरीज के थ्रू वही वाला ब्लड क्या है, प्यूरिफाई होके वापस से कहाँ आएगा, टर्मिनल विलाइज के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीटो प्लेसेंटल की, यानी जो फीटस से ब्लड आ रहा होता है इंटरविलाई स्पेस के अंदर, उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, अगर मैं अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करती हूँ, सो 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। तो जो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं वो क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सी ब्लड कैरी करती है, न्यूट्रिशन डिप्लीटेड ब्लड जो होता है वो कैरी करती है फ्रॉम द फीटस टू वेयर, टू विलाई कोर ऑफ द फीटल ब्लड, टू द विलाई सेंटर, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्या करती है, वो सारा डीऑक्सी ब्लड ले जाके छोड़ देती है और वहाँ पे वो क्या पिक करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पिक कर लेता है, जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या कर लेती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है और न्यूट्रिशन रिच ब्लड क्या है वो गेन कर लेती है और फीटल सिस्टमिक सर्कुलेशन में ले जाती है, ठीक है। सो ये था हमारा यूट्रोप्लेसेंटल एंड फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। अब ये काम कैसे करता है, मतलब कितने रेट से आपका ब्लड आता है मैटरनल साइड से, कितने रेट से फीटस साइड से ब्लड आता है। सो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, जो मैटरनल साइड है वहाँ से आपका 500 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड आता है, ठीक है, जो मदर की साइड है। वेयर एज जो बेबी की साइड है, ये वाली साइड, यहाँ से थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, 2 आर्टरी 1 वेन, ये क्या मिलकर बनाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ से कितने रेट पे ब्लड आता है, 400 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड आता है, ठीक है।
अब क्या होता है, जो ये 500 ml ब्लड है मेटरनल साइड का, ये दो चीज़ों में डिवाइड होता है। एक तो विलाई सिस्टम में, पूरा जो विलाई सिस्टम है, और एक ये जो टब बनता है यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंटरविलाई स्पेस है, यहाँ पे कितना ब्लड रहेगा। तो 500 ml में से 350 ml तो विलाई सिस्टम में रहता है, वेयर एज 150 ml कहाँ रहता है, इंटरविलियस स्पेस के अंदर रहता है। यानी जो विलाइज बनी हुई है, ठीक है, ये जो इंटरविलियस स्पेस है, यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 150 ml, ठीक है। और पूरे विलाई सिस्टम के अंदर कितना रहता है आपका, 350 ml। उसके बाद हम प्रेशर की बात करते हैं। सो ये जो पूरा चैनल है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। सो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये अप एंड डाउन होता रहता है। तो रिलैक्सेशन के टाइम पे दिस इज़ अराउंड 10 to 15 mm ऑफ Hg, वेयर एज 30 to 50 mm ऑफ Hg ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो इस चैनल को आप समझ चुके हो। यहाँ पे ये जो मेटरनल साइड है, यहाँ पे आपकी स्पाइरल वेन्स एंड स्पाइरल आर्टरीज हैं। स्पाइरल आर्टरी आपका O2 वाला ब्लड कैरी करती है, वेयर एज जो स्पाइरल वेन है वो आपका DO2 वाला ब्लड कैरी करती है, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो आपकी 2 आर्टरीज 1 वेन कैरी करती है। और जो 2 आर्टरीज हैं, ठीक है, और 1 वेन, यहाँ से जो ब्लड फ्लो होता है वो होता है 400 ml पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। और प्रेशर कितना रहता है, आपकी जो आर्टरीज हैं इनका प्रेशर रहता है 60 mm ऑफ Hg, वेयर एज जो वेन है उसका प्रेशर रहता है 10 mm ऑफ Hg, ओके। नाउ समरी, जो मदर थी उधर से कितना ब्लड आ रहा था, 500 ml पर मिनट, जिसमें से 150 ml इंटरविलियस स्पेस में था और 350 ml विलाई सिस्टम के अंदर था। प्रेशर के टाइम पे जो प्रेशर होता है उस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे 3 to 50 mm ऑफ Hg प्रेशर रहता है, वेयर एज रिलैक्सेशन के टाइम पे 15 to 30 mm ऑफ Hg रहता है। हमारे पास यूट्रोनाइन आर्टरी और वेन होती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है यहाँ पे, ठीक है, वेयर एज यहाँ पे कैसा करेगी अम्बिलिकल आर्टरी, डीऑक्सी वाला ब्लड, और यहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी ऑक्सी वाला। यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा, 70 to 80 mm ऑफ Hg। यहाँ पे अम्बिलिकल वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सी ब्लड, ठीक है, वेयर एज अम्बिलिकल वेन कैसा कैरी करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा अम्बिलिकल वेन का, 8 mm ऑफ Hg, ओके। अब जो फीटल ब्लड फ्लो था उधर पे कितना रहता है, 400 ml पर मिनट के हिसाब से ब्लड रन करता है इंटरविलाई स्पेस के अंदर। अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है वो 2 होती हैं और डीऑक्सी ब्लड कैरी करती हैं। प्रेशर रहता है 60 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कितना रहता है, 60 mm ऑफ Hg, वेयर एज जो वेन होती है वो कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड वाला, बच्चे को देगी ले जाके, और 10 mm ऑफ Hg का प्रेशर रहेगा। और सेचुरेशन कितना रहेगा, इसके कंपैरेटिवली तो ज़्यादा ही रहेगा, राइट, क्योंकि ये कैसा ब्लड कैरी कर रही है, ऑक्सीजनेटेड। तो 60 की बजाय यहाँ पे कितना रहता है, 80% ऑफ सेचुरेशन। और जो प्रेशर रहता है फीटल कैपिलरीज के अंदर वो कितना रहता है, 20 to 40 mm ऑफ Hg। सो दिस इज़ अ कंप्लीट होल डायग्राम। इसमें आप समझ सकते हो यहाँ पे ये फीटल सर्कुलेशन है, ये आपका मैटरनल सर्कुलेशन है। फीटल सर्कुलेशन के लिए आपके पास क्या है, दो आर्टरी है, एक वेन है, ठीक है। आर्टरी कैसा ब्लड कैरी कर रही है, O2 पुअर, और वेन कैसा ब्लड कैरी कर रही है, एक ही वेन होती है, ऑक्सीजन रिच, ठीक है। ये इंटरविलाई स्पेसेस है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा विलाई चैम्बर है, इंटरविलाई सिस्टम, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो डेसिडुआ बेसालिस है। उसके बाद ये मायोमीट्रियम है जो आपकी मिडिल लेयर ऑफ द यूटरस होती है, दिस इज योर डेसिडुआ बेसालिस। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ से स्पाइरल आर्टरी क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ देंगी, कहाँ पे, विलाई सिस्टम में। और यहाँ से क्या होगा, जो आपकी अम्बिलिकल वेन है वो पिक कर लेगी ऑक्सीजन वाला ब्लड और कहाँ ले जाएगी, बेबी के पास ले जाएगी, ठीक है। एंड दिस इज योर इंटरविलाई स्पेस, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एंड दीज आर योर विलाइज, ओके। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो ब्लड है ये 3 to 4 टाइम्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 3 से 4 बार क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है इन इंटरविलाई स्पेस। ये जो इंटरविलाई स्पेस है यहाँ पे आपका ब्लड कितना है, 3 to 4 टाइम्स पर मिनट चेंज हो जाता है। एंड देयर इज़ नो एक्सचेंज बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड, ओनली न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन विल एक्सचेंज। क्यों, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दीज विलाई, दे विल प्रिवेंट व्हाट, कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सारा मैटरनल ब्लड है, और ये जो आपकी आर्टरीज और वेन है ये सब क्या कैरी करती हैं, आपका फीटल ब्लड, ओके। सो अब क्या होता है, ये जो प्लेसेंटल बैरियर है, दिस होल बैरियर, ये कितना होता है, 0.025 mm थिक होता है, और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होता है, मैटरनल और फीटल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता, ओके। नेक्स्ट इज
प्लेसेंटा इन इट्स फंक्शन. सो प्लेसेंटा का मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और वेस्ट को रिमूव कर देना. सो हमारे लिए सबसे पहले जो बेबी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन किस रेट के हिसाब से होता है? 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से होता है. मेथड क्या रहता है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू आपका रेस्पिरेशन होता है. वेयर एज एक्सक्रीशन वो भी कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू. तो एक काम हो गया रेस्पिरेशन का, दूसरा हो गया एक्सक्रीशन का, तीसरा काम न्यूट्रिशन, फूड. बेबी को फूड भी तो चाहिए. तो बेबी को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें चाहिए. तो ग्लूकोज जो होता है वो आपका फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू आपको बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होता है. वेयर एज लिपिड्स जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होते हैं. अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू. वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स थ्रू इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट. हार्मोन्स क्या है? सारे के सारे हार्मोन मेनली क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को एक्सेप्ट कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच. यहाँ से क्वेश्चन अराइज होगा. ठीक है, कौन से 2 हार्मोन ऐसे हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते? कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच. उसके बाद जो प्लेसेंटा है इट इज़ अ टेम्परेरी पावर हाउस ऑफ हार्मोन्स. सो जो प्लेसेंटा है वो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG, HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन एंड HPL एंड वेरियस अदर हार्मोन लाइक रिलैक्सिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे. जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, ठीक है, तब तक कौन हेल्प करता है, कौन सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, कौन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को? प्रोजेस्टेरॉन क्या है? इट्स अ प्रेगनेंसी हार्मोन. ये क्वेश्चन भी अराइज होता है. सो अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी रहेगी तो प्रेगनेंसी आगे बढ़ नहीं पाएगी. तो जब तक प्लेसेंटा बनता नहीं है, फुल्ली फॉर्म नहीं होता है, तब तक कब बनता है प्लेसेंटा? 8 वीक्स पे बनता है. ठीक है, कंप्लीट प्लेसेंटा फॉर्मेशन 8 वीक्स पे होती है. टिल दिस 8 वीक्स ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये कहाँ से आता है? ये आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे. Now another is it produces and metabolizes the hormones. Third function is barrier function. So it will prevent the high molecular weight substances to cross the placenta. So mostly जो जितने ड्रग्स होते हैं वो तो क्रॉस कर ही जाते हैं प्लेसेंटा को, क्योंकि उनका जो मोलिकुलर वेट है 500 डाल्टन से कम होता है. लेकिन किसी भी ड्रग का अगर वेट 500 डाल्टन से ज़्यादा होगा वो आपका प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाएगा. ठीक है. फोर्थ फंक्शन इज इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन. सो ये प्रोवाइड करता है क्या? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को? इम्यूनोग्लोबुलिन जी. ठीक है, थ्रू व्हाट? थ्रू एंडोसाइटोसिस और थ्रू फेगोसाइटोसिस. और कौन से सेल्स होते थे? हॉफपर्स सेल्स होते थे. ओके, यहाँ पे कुछ वायरस, बैक्टीरियाज एंड पैरासाइट्स हैं जो क्रॉस करते हैं प्लेसेंटा को. वन इज़ MMR, चिकन पॉक्स, पोलियो. इसलिए बोला जाता है कि जो मीजल्स की वैक्सीन है वो नहीं देनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ में या MMR लेडीज़ में. और उनको बोला भी जाता है कि अगर उनको हुआ है तो फॉर 1 वीक दे शुड अवॉइड प्रेगनेंसी. नाउ टी पेरिडियम एंड TB ये भी क्या है? ये बैक्टीरियाज भी क्रॉस कर जाते हैं प्लेसेंटा को. टोक्सोप्लाज्म एंड मलेरिया, दीज पैरासाइट ऑल्सो क्रॉसेस द प्लेसेंटा. So this is all about the placenta and its all function. And thank you so much for listening. And as always, you have to work hard, but you have to study smart. Thank you.